10:30 AM लाइव हो गए हम लोग। 10:31 हो चुका है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत क्लास नंबर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? हेलो। और मेरी वीडियो और ऑडियो कैसी पहुंच रही है आप तक? आगे नहीं गुड गुड गुड। तो वीडियो और ऑडियो अच्छी पहुंच रही है। आपका चैट मुझे दिख रहा है, बहुत सारे गुड मॉर्निंग जय हिंद के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ प्रणाम के भी मैसेज हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। कई लोगों से पहले मिल चुका हूं, बाकी लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, और जिनसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार हूं और आपके बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 1 है, और क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जो कल होने वाली है, दोनों ही क्लासेस हम लोग ओरिएंटेशन के लिए रखते हैं। ओरिएंटेशन सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि ओवरऑल प्रिपरेशन का। पहले आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसी डिस्कशन को जारी रखते हुए कल हम लोग बात करेंगे कि प्रिपरेशन की प्लानिंग कैसे की जाए। ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन हो, उनमें चीज़ों को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अलग अलग पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब कि जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट। इसके बाद फिर आता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो ना तो जनरल स्टडीज़ में कायदे से फिट होती हैं और ना ऑप्शनल में फिट होती हैं, लाइक CSAT, ऐसे वगैरह। उसकी तैयारी के लिए कब से और कैसे टाइम आपको अलॉट करना है, कितना टाइम अलॉट करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम को हम किस तरह से अलग समझें मेंस से, और मेंस को हम प्रीलिम से कैसे अलग समझते हैं, उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारे सोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज ये क्या होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर जनरल प्रिपरेशन की कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन आज की चर्चा रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 1 है। तो आज हम लोग अपने आप को फेमिलियर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के साथ, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और हमारे सिलेबस में इसका जिक्र कैसे आता है। फिर एग्जामिनेशन के अगर हम एक्चुअल पेपर को देखें तो वहाँ पर इसका जिक्र कैसे आता है, क्योंकि एक डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस कि सिलेबस में कैसे इसका जिक्र आता है और एग्जामिनेशन के पेपर में कैसे जिक्र आता है। तो इफ़ समवन इज डूइंग इट बाय जस्ट लुकिंग एट द सिलेबस, अगर आप सिर्फ सिलेबस देख करके कर रहे हैं तो आप कई चीज़ों को मिस कर जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। और सिर्फ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसे टॉपिक नहीं टच हुए हों जो सिलेबस में हैं, अभी तक पिछले 5 साल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन वो सिलेबस में हैं, इसलिए उनका करना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो सिलेबस और पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन की एनालिसिस से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू सी। प्रीलिम के लिए एग्जैक्टली सिलेबस क्या कहता है, मेंस के लिए सिलेबस एग्जैक्टली क्या कहता है, हाल के क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा रहा है, साइंस से कितने क्वेश्चन हैं और टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन हैं, उसको भी डिकोड करना ज़रूरी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे। दूसरे तरीके से देखें तो साधन क्या क्या हैं और संसाधन क्या क्या हैं, हमारी पूरी तैयारी की अप्रोच क्या होगी, खास तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, आप अकेले नहीं हैं। तो जो अकेले हैं, मान लो यही वीडियो मैं YouTube पर एक जनरल मास ऑफ स्टूडेंट के लिए बनाता, जिनके साथ मैं तैयारी के हर चैप्टर, हर टॉपिक में साथ नहीं हूँ, उनके लिए तैयारी की एक अलग अप्रोच बतानी होगी, क्योंकि उनको सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहना होगा और उनको उन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना होगा जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो बुक्स हों, वेबसाइट्स हों, कुछ कंपाइलेशंस हों। लेकिन चूंकि आपके साथ मैं हूँ इस पूरे सेगमेंट में, ऑब्वियसली आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, और अलग का मतलब ये है कि आपका एफर्ट कम होगा, आपको लगने वाला टाइम कम होगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट होगी, इस एग्जामिनेशन के अलाइनमेंट में होगी कि जो एग्ज़ाम पूछता है, जो एग्ज़ाम पूछेगा, आप उसके अलाइनमेंट में होंगे। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारे अप्रोच के दौरान मैं अपने व्यक्तिगत अप्रोच की भी बात करूंगा,
सो दैट कि आज आप भी थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि अभिषेक सर इस तरह से अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमें भी इस तरह से तैयार होकर के आना है। अदरवाइज मैं और आप अगर एक तारतम्य में काम नहीं करेंगे तो जिस डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, पढ़ाई, आपकी पढ़ाई में जो मैंने अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट की वो भी वेस्ट होगा, और वेस्टेज नहीं होने देना है, क्योंकि वेस्टेज की जो कीमत है वो बहुत महंगी अदा करनी होती है, खासतौर पे एक स्टूडेंट को। टीचर का क्या है, टीचर के पढ़ाए हुए में कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, टीचर को हमेशा पढ़ाने के लिए एक अगला बैच मिल जाएगा, अगला बैच अगले ही महीने आ सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए अगर उसने अपने अप्रोच को सही नहीं रखा, टीचर के साथ क्लोजली स्टूडेंट ने काम नहीं किया, और स्टूडेंट का अगर एफर्ट वेस्ट होता है, तो स्टूडेंट के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, रिडीम करने के लिए फिर अगले साल का इंतज़ार करना होता है, वो कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप मेरे टीचिंग स्टाइल को समझें और उस हिसाब से अपने आप को अलाइन करें। ट्रस्ट मी, वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही उस तरह से टीचिंग स्टाइल अपनाया गया है। उसमें मेरी अपनी सुविधा, मेरी अपनी कंफर्ट कहीं भी नहीं आती, ये कंसिडरेशन ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि एज ए टीचर दिस इज़ माई ड्यूटी टू ब्रिंग यू क्लोजेस्ट टू योर सक्सेस। जर्नी तो आप ही को चलनी है, लेकिन आपको डायरेक्शन देना, आपको वो टूल्स देना, आपको वो रिसोर्सेज देना जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो फॉर दैट आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत होगी, और उस तरह से चलने की ज़रूरत होगी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। उतना आपको ट्रस्ट मुझ पर रखना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि आप उस रोड से, उस पाथ से आप डेविएट ना करें। मैं आपसे क्लास में क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो भी बात करूँगा, कितना लिखना है मेरी क्लासेस में, रोक लगा रहता है। क्लास के बाद आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों की अच्छी चर्चा होगी। लास्ट में हम बात करेंगे रिवीजन की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, और इस सेशन को क्लोज करते वक्त मैं बात करूंगा कि अपने तैयारी को, जब ये सेगमेंट आपको ओवर हो जाएगा तो भी अपनी तैयारी को अपडेट रखने का क्या तरीका, ये सारी बातें करनी है आज की इस क्लास में। शुरुआत अब कर लेते हैं। सर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, लाइट कम कर लो प्लीज़। आप मेरे टेक्निकल एडवाइज़र ना बने, आप स्टूडेंट बने रहें, और मुझे इस तरह के इरेलेवेंट चीज़ों को मत पॉइंट आउट करें। इससे एक ही बात साबित होती है मेरी नज़रों में कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आ सकता है, आ रहा होगा, जब तक कि आप मुझे देख रहे हैं और जब तक कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं और मेरे पीछे के बोर्ड को देख पा रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट आई हैव टू शेयर विद यू, and what matters if you are able to take it from me or not। क्योंकि ये एक बहता हुआ पानी, जो रिवर के बारे में कहते हैं, नदी के बारे में, कि आप एक ही नदी में कभी भी दो बार नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जब भी आप नदी में जाएंगे और खड़े होंगे वो कोई और पानी आपके शरीर को स्पर्श कर रहा होगा। वो पानी जिसने पिछली बार आपके शरीर का स्पर्श किया था, वो पानी तो बहता हुआ कहाँ चला गया। तो क्लासेस भी वैसी ही होती है, नदी की तरह होती है। अगर छूट गया तो छूट गया। आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि जो बच्चा एक बार लाइव में बैठता है वो दोबारा वीडियो नहीं देखता। तो जो छूट गया वो छूट गया। तो प्लीज़ जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, प्लीज़ जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड डोंट वरी अबाउट कि थोड़ी रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही है, थोड़ी रिफ्लेक्शन वहाँ आ रही है। चलते हैं, आपको पढ़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सो दैट्स द होल पॉइंट दैट वी हैव टू वर्क विद। नाउ शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, राइट। और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले थीम पर, व्हाट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे ही मैंने ये लिखा, अभी एक साथ 1000 मैसेज आएंगे, सर हिंदी यूज़ किया करो, राइट। मुझे पता है ये बाइलिंगुअल बैच है, थोड़ी सी इंग्लिश, सारे टेक्निकल टर्म, एक्सप्लेनेशन हिंदी में, नोट्स दोनों ही लैंग्वेज में, वो फॉर्मेट होगा, राइट। मुझे इन चीज़ों की सलाह ना दीजिएगा, क्योंकि वो मुझे दिखते नहीं हैं। आप देंगे अपना ही टाइम और अपनी ही एनर्जी वेस्ट करेंगे। मुझे पता है कि बाइलिंगुअल बैच में क्या करना होता है, और इतनी इंग्लिश जो अभी बोर्ड पे लिखी है, अगर आपको इतनी इंग्लिश से भी कठिनाई है
जरा सिविल सर्विस के सिलेबस को, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के स्कीम को एक बार कायदे से देख लीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या हम सिविल सर्विस की तैयारी में सच्ची में लगे हुए हैं या बस हमारा इंटेंशन है लेकिन हमारा एक्शन किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है। दुनिया में 99.9% लोगों में इंटेंशन और एक्शन में मिसमैच है। हम चाहते कुछ और हैं, हमारे एक्शन हमें किसी और दिशा में ले जा रहे होते हैं, कम से कम उस दिशा में तो नहीं जिस दिशा में हमारा इंटेंशन है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, व्हाट इज, ये सबसे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बट आई एम सेंसिटिव टू द फैक्ट, इस चीज़ को लेकर के मैं खुद भी जागरूक हूँ, संवेदनशील हूँ कि ये बाइलिंगुअल बैच है। इस बैच में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं और एक अच्छी खासी संख्या में वो बच्चे भी बैठे हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे अपने परिवार के, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल के जो यंगर मेंबर्स हैं, उनमें से भी कई बच्चे, जैसे हमारे दोस्तों के भाई, भतीजे, ऐसे लोगों को भी इस बैच में मैंने एडमिशन दिलाया था जब इस बैच का एडमिशन खुला था। तो मेरे परिवार के भी कुछ लोग इस बैच में हैं, मेरे अपने सर्कल के भी कुछ बच्चे इस बैच में हैं। उनमें से कुछ इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर के खुद ही बहुत सेंसिटिव हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें कराई जाएं वहाँ पे समझाने के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज़ हो, क्योंकि हम सारे हिंदी बेल्ट से आते हैं। बट नेचुरल है कि हिंदी में अगर चीज़ें समझाई जाएं तो हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे। बट एट द सेम टाइम क्या वो एकदम से शुद्ध और कह लो कि एकदम संस्कृत ओरिएंटेड हिंदी हो? बिल्कुल नहीं। वो हिंदी तो यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। वो हिंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने पीआईबी के प्रेस रिलीज में नहीं लिखती। वो हिंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने योजना, अपने इंडिया ईयर बुक में भी नहीं लिखती। तो उस तरह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी की ज़रूरत कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं। हमें उस हिंदी की बात करनी है जो एजुकेटेड लोगों की हिंदी है। तू तड़ाक वाली हिंदी नहीं होनी चाहिए, जो एजुकेटेड लोगों की हिंदी है, जहाँ के मैक्सिमम शब्दों को आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और जो जिन वर्ड्स को आपको चेंज करना है वो वर्ड्स भी आपको आते हैं। जैसे मैंने कहा कि जहाँ के मैक्सिमम शब्दों को आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अगर हम बिल्कुल हिंदी में बोलें तो हम कहेंगे कि जहाँ के अधिकतर शब्दों का आप अपनी परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आपने समझ लिया है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख भी लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजिकल टर्म्स की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर, डीएनए, आरएनए, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वगैरह, तो ये सारे टर्म हमें इंग्लिश में लिखने होंगे, इंग्लिश में समझने होंगे और इंग्लिश में आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपकी लिपि देवनागरी हो सकती है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपकी लिपि देवनागरी हो सकती है, लेकिन वो टर्म इंग्लिश में ही रहेंगे। आप पुनर्संयोजी टीका नहीं लिखेंगे, आप रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ही लिखेंगे। क्रिस्पर का कोई हिंदी नाम नहीं है। स्टेम सेल के हिंदी नाम पर काफ़ी विवाद है। 5 किताबों को, 5 सोर्सेज को देखेंगे तो स्टेम सेल को लेकर काफ़ी अलग अलग शब्दों को देखना आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, योजना के आर्टिकल्स को देखते हैं, तो वो सीधे स्टेम कोशिका लिख देते हैं, जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर को कर्क रोग आप नहीं लिखते, आप कैंसर ही लिखते हैं। तो टेक्निकल टर्म आज की डेट में हिंदी में भी आप वही इंग्लिश वाले टेक्निकल टर्म को देवनागरी में लिख सकते हैं। तो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये सारी बातें तय हो गई कि हमारा लैंग्वेज क्या रहेगा और आप इस लैंग्वेज को लेकर के मुझे सजेशन नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो मुझे दिखेंगे ही नहीं। शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? तो 2 शब्द हैं। पहला शब्द तो ये है हमारा विज्ञान, और दूसरा वर्ड है हमारा प्रौद्योगिकी। राइट, हमारे सिलेबस के ये 2 शब्द हैं। और अगर गौर करो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 2 शब्द हैं, ये मेंस के सिलेबस में देखने को मिलता है। पीटी के सिलेबस में तो ये वर्ड देखने को भी नहीं मिलता। पीटी में हमें जो दिखता है वो कहलाता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की बात में करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान वो क्या चीज़ है, विज्ञान पढ़ाई की वो क्या डिसिप्लिन है, उसकी बात हम करते हैं।
तो विज्ञान हम पढ़ाई के अध्ययन के उस डिसिप्लिन को कहते हैं जिससे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, उनकी रिसर्च करते हैं। तो साइंस में हम उन लॉज को, उन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को और उन प्रोसेसेस को, उन प्रक्रियाओं को समझते हैं जो हमारे इर्द गिर्द और यूनिवर्स की तमाम चीज़ों के अस्तित्व की व्याख्या करता है, उनके एग्जिस्टेंस की व्याख्या करता है। और इतना ही नहीं करता बल्कि वो ये भी हमें एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कौन से प्रोसेसेस हैं और वो कैसे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम सन को एनर्जी की अनलिमिटेड रिसोर्स या अक्षुण्ण स्रोत हम क्यों मानते हैं? हालांकि बहुत स्ट्रिक्टली टेक्निकली देखो तो ऐसा है नहीं। एक दिन सन भी कोलैप्स करेगा, इवन सन विल बी डेड स्टार साइंटिफिकली स्पीकिंग, लेकिन वो हमारे कई लाख जनरेशन्स के बाद भी वो नहीं होगा। थ्योरेटिकली वन डे सन विल बी अ डेड स्टार, बट हमारे ह्यूमंस के कई लाख जनरेशन्स के बावजूद सन वुड नॉट बी डेड स्टार। तो मोर और लेस अगर हम ह्यूमन आइज से देखें तो इतना हम कह सकते हैं कि सन ऊर्जा का एक अक्षुण्ण स्रोत है, एक ऐसा स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। सवाल उठता है कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो सन पे चल रही होती हैं और वो कैसे चल रही होती हैं। तो साइंस इन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आपको देता है। तो साइंस इज दैट डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज इन विच द वेरियस entities of the universe, various processes of the universe are explained। ठीक है। और अगर हिंदी में बोले तो विज्ञान अध्ययन का वो क्षेत्र है जहाँ पर स्थापित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर हमारे पूरे यूनिवर्स में पाई जाने वाली चीज़ें और हो रही प्रक्रियाओं की विवेचना का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो दैट इज व्हाट साइंस इज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लिख लो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन चीज़ों को लिख लेता हूँ। ठीक है। और डिसिप्लिन ऑफ स्टडी with established laws and principles will explain things and processes around us and in the universe। इसको हम कहते हैं साइंस। अध्ययन का वह क्षेत्र जहाँ स्थापित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर हमारे आसपास और ब्रह्मांड की चीजों और प्रक्रियाओं की व्याख्या की जाती है। सो साइंस डिसिप्लिन जो है वो पढ़ाई का एक प्योर डिसिप्लिन है। प्योर डिसिप्लिन से हमारा मतलब है कि यहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन हम डेवलप नहीं करते। हमारे थ्योरीज होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं,
उनको समझते हैं, उनके बेसिस पर हम उसका एप्लीकेशन ढूंढ निकालेंगे। लेकिन साइंस का काम एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन के डोमेन में आप जाते ही आप टेक्नोलॉजी के डोमेन में चले जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में जाते ही आप टेक्नोलॉजी के डोमेन में चले जाते हैं। और टेक्नोलॉजी और साइंस के बीच में यही फंडामेंटल चीज़ है कि साइंस चीज़ों को पढ़ता है, साइंस चीज़ों की व्याख्या करता है, चाहे वो चीज़ें हों या प्रक्रियाएं हों। बट ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी जो है, इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं नियमों और इन्हीं व्याख्याओं के आधार पर वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, हमारे किसी इंडस्ट्री के लिए या फर्दर रिसर्च के लिए कोई ना कोई चीज़ों को डेवलप करता है, किसी न किसी टूल्स को, टेक्निक को डेवलप करता है। तो उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए बोर्ड के सामने से हट गया हूँ। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया, कुछ लोगों ने तो कह ही दिया कि लिख लिया। तो अब हम आते हैं प्रौद्योगिकी पे। और अगर कुछ छूट जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा, इसलिए कि ये एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। और जब हम प्रॉपर टॉपिक पर आ जाएंगे अपनी मंडे वाली क्लास से, तो हर क्लास के पहले ही आपको उस क्लास का PDF मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में, मंडे को जो हम करने जा रहे हैं उसकी PDF आपको कल ही मिल जाएगी कि आप आराम से आप पढ़ कर के आएंगे उसको, सो दैट कि मंडे को जब हम और आप उस टॉपिक पर बात करें तो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज, कि आप भी उस टॉपिक पर थोड़ा नॉलेज रखते हैं, आपको भी अब उस टॉपिक की सीमाओं का पता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा पर्पसफुल होगा। मीनिंगफुल कि आप आसानी से समझेंगे, पर्पसफुल का मतलब कि एक ही एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो हम दोनों एक ही पर्पस के लिए काम करते नजर आएंगे। इसलिए अगर कभी कुछ छूट जाए तो बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर न लीजिएगा। रोज शाम में रिवीजन तो करते ही होंगे, तो उस समय इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। मूविंग नेक्स्ट, हम आते हैं अब टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। ओके, तो टेक्नोलॉजी जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ scientific theories, laws and discoveries for human welfare, चाहे वो किसी भी तरह से हो रहा हो, और for further research. कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरा ट्रांसलेशन उतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत बार ट्रांसलेटर्स को ढूंढने की कोशिश की कि कोई मेरे इंग्लिश के काम को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, क्योंकि मैंने अपने करियर के 20 साल में 95% क्लासेस इंग्लिश में ही दी। तो इसलिए हमेशा मैं ढूंढते रहता हूँ कि कोई मेरे इंग्लिश के काम को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, और उसकी जो कह लो कि उसका जो सार है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मुझे मिलते नहीं हैं, इसलिए हमेशा ही खुद ही करना पड़ता है। लेकिन एक तरह से ठीक है कि खुद करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि गलतियां बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। कई बार
मुझसे भी चूक हो सकती है, जाने में नहीं तो अनजाने में थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा और कुछ त्रुटि आ गई, जो अक्सर मेरे स्टूडेंट फिर बताते हैं कि सर वो वाले नोट में वो था। मैं उसको ईमानदारी से मान भी लेता हूँ कि अगर ऐसा था तो वो गलत था, वो मैंने भी किया तो भी वो गलत है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया तो वो सही ही है हमेशा, लेकिन अगर मैं करूँ तो 99.9% संभावना होती है कि ऐसी त्रुटियाँ नहीं होती हैं। और जो मैं कहना चाहता हूँ वो एग्जैक्टली मैं अपने स्टूडेंट के साथ और एग्ज़ाम के अलाइनमेंट में डिस्कस कर पाता हूँ। हालांकि चूंकि आपके लिए मैंने PDF बना रखा है और उसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे इस बैच में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो भी ज़रूरत होगी तो आप मेरे ट्रांसलेशन पे रिलाई कर सकते हैं। चलो, तो विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है, आई थिंक वी नाउ नो दिस, करेक्ट। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सिलेबस क्या है और यूपीएससी इसको हमारे सिलेबस में यूपीएससी इसका मेंशन कैसे करता है, इसका जिक्र कैसे आता है, वो भी ज़रा देखते हैं, क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प है। यूपीएससी कहता कुछ है, एग्ज़ाम में पूछता कुछ है, लेकिन चूंकि ये ऐसा कर रहा है और करते आ रहा है तो हमारे लिए आसानी है कि हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस को हमेशा ही अक्षरशः लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बियॉन्ड भी हमें जाना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा मेंस के सिलेबस में कि सिलेबस के जो टॉपिक हैं और सिलेबस से बाहर के किस तरह के क्वेश्चन इस साल भी पूछे गए हैं, इस साल भी पूछे गए हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट, वो भी देखेंगे। अब हम जरा चलते हैं कि सिलेबस का स्कोप क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था, व्हाट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम ऐसे ही लिखेंगे, अब पूरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नहीं लिखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं लिखेंगे, SNT लिखेंगे। SNT सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र कैसे आता है वो देखना अब दिलचस्प होगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम और मेन दोनों में ही शामिल है, प्रीलिम में भी शामिल है और मेंस में भी शामिल है। जहाँ तक बात है मेंस का, तो मेंस के पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह आती है। ये वो पेपर है जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी भी है, एनवायरनमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है और इंटरनल सिक्योरिटी भी है। और प्रीलिम में ऑफ कोर्स GS पेपर 1 में आता है, क्योंकि GS पेपर 2 CSAT का पेपर है। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रीलिम में। प्रीलिम में वेटेज कितना है, प्रीलिम में सिलेबस क्या कहता है और प्रीलिम में सिलेबस में कुछ बता करके क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछती है, उस पर चर्चा होगी। फिर हम आते हैं मेंस, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्रीलिम्स। तो देखो प्रीलिम में कुल मिलाकर के 7 टॉपिक्स मेंशन हैं। करंट अफेयर्स अलग से मेंशन है और टॉपिक 1 के रूप में मेंशन है। अक्सर हम ध्यान नहीं देते, जब प्रीलिम की सिलेबस को हम गिनाने पे आते हैं तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वो ठीक है, लेकिन औपचारिक तौर पर यूपीएससी हमसे सबसे पहली टॉपिक जिसकी मांग करता है, दैट टॉपिक इज व्हाट, दैट टॉपिक इज करंट अफेयर्स। तो पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, दूसरा है इंडिया की हिस्ट्री। ऑफ कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 का एक छोटा सा पार्ट है, एक आधा साल यूपीएससी को मन नहीं किया तो क्वेश्चन भी नहीं पूछता, ओके। उसके बाद ज्योग्राफी, यहाँ पर इंडिया की भी ज्योग्राफी है और वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी, करेक्ट, तो करंट हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी। पॉलिटी ऑफ कोर्स इंडिया की ही पॉलिटी पूछी जाएगी और उसके साथ साथ थोड़ी सी पब्लिक पॉलिसी
और गवर्नेंस वाले टॉपिक में घुस ही आते हैं, खासतौर पे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। 4 एरियाज हो गए। 5वां एरिया है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी है, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट भी है वगैरह। 6ठा और 7वां ये दोनों मेरे टॉपिक। 6ठे टॉपिक को यूपीएससी ने बड़ी सफाई से लिखा है कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, जिसके लिए आपको डोमेन का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे करके लिखा है। और 7वां टॉपिक लिखा गया है जनरल साइंस। ये दोनों ही 6ठे और 7वें दोनों ही बहुत ही डिसेप्टिव, बहुत ही चतुराई से और इन अ वे आपको अंधेरे में रखने के तरीके से लिखी गई बातें हैं। नहीं कह रहा कि यूपीएससी इंटेंशनली ऐसा कर रही है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि जो बच्चे इस परीक्षा को दे रहे हैं उनको अंधेरे में रखा जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा। बट इस बात में कहीं कोई मुझे दो राय नहीं दिखती कि यूपीएससी ने इस एरिया को कायदे से एक्सप्लेन किया नहीं। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है तो सिर्फ इतने ही एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉपर इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं और इसके करंट के डीप में जाकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन इतने डीप होते हैं कि अगर आप करंट को कायदे से नहीं पढ़ा है आपने, तो आप एक्सपर्ट होने के बावजूद उन क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, इवन इफ यू आर एक्सपर्ट। यूपीएससी कहती है कि जहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं, और सच्चाई ये है कि कई क्वेश्चन तो करंट के इतनी बारीकियों से उठा करके यूपीएससी पूछती है कि आप एक्सपर्ट हो करके भी नहीं जवाब दे पाएंगे अगर आपने उस पर्टिकुलर करंट को नहीं पढ़ा है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यूपीएससी रियली वांट्स यू कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें, हार्डवर्क नहीं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। आपको इस चीज़ का इल्म हो कि इम्पोर्टेंट क्या है और उस चीज़ को पढ़ना कैसे है। वो जब इन्वायरमेंट की बात आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी हम लोग साइंस पे हैं। तो प्रीलिम में अगर हम बात करें तो टॉपिक नंबर 7 है जनरल साइंस, और उससे मेरा कंप्लेन ये है कि जनरल साइंस से जो मैसेज जाता है वो तो एक भी क्वेश्चन में दिखता नहीं है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो बाकायदा टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी कह सकती है कि जनरल साइंस से तो हमने बहुत सभी क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन साइंस के करंट से हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यूपीएससी ऐसा कह सकती है, मैं मान सकता हूँ, बट द पॉइंट इज कि जब आप जो पूछ रहे हैं उसको सिलेबस में डाल दें तो बच्चे तैयारी करके आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप डालेंगे तो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ और डालते हैं और कुछ और पूछते हैं तो वो स्टूडेंट जिनको एक टीचर का गाइडेंस नहीं मिला, जिन्होंने ये नहीं समझा कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, जिनको सारे पीवाईक्यू की एनालिसिस नहीं की है, तो फिर वो तो कुछ और पढ़ के जाएंगे, कुछ और आएगा। लेकिन आपके साथ ये केस नहीं है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में हमारा टॉपिक 7 है, जिसको हम कहते हैं सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस। करेक्ट। सामान्य विज्ञान से जो एक आम व्यक्ति को जो चीज़ें समझ में आएंगी वो ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पर हमें स्कूल लेवल की साइंस की बुक्स पढ़नी होंगी, क्योंकि स्कूल की बहुत सारी किताबें हैं जो एक्चुअली सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के टाइटल से ही छपती हैं। अगर आप देखो स्कूल की किताबों को तो बहुत सारे बोर्ड में, शायद एनसीईआरटी में भी, जो 8th, 9th, 10th की किताबें हैं उनका टाइटल सामान्य विज्ञान होता है। हालांकि 9th, 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन सामान्य विज्ञान होता है। तो जनरली एक मैसेज जाता है कि अच्छा, जो स्कूल के दिनों में 8th, 9th, 10th के लेवल पे जितनी साइंस आनी चाहिए वो हमें आनी चाहिए, और डे टू डे लाइफ में उसके क्या एप्लीकेशन है वो हमें आनी चाहिए। जो बच्चों वाली बातें होती हैं कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों होता है, एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है, वगैरह वगैरह, इस सब तरह की चीज़ें, इंडक्शन करंट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, हमसे एक्सपेक्टेड है। सच्चाई ये है कि यूपीएससी 1990 में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती। थोड़ा सा रिवाइंड करके जाओ 1990 में और सोचो कि कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ
आज से 32 साल 33 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 1990 वगैरह में भी यूपीएससी इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। यूपीएससी तब भी प्रीलिम में टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा था, ना कि जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा था। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि स्कूल के जो साइंस की बुक्स हैं उनको एंड टू एंड पढ़ लेने से बहुत होगा तो 2 साल में प्रीलिम का एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। 2 साल में प्रीलिम का एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन बस इतना ही। तो क्या वो पढ़ना हमारे टाइम का वेस्टेज है? मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पढ़ना हमारे टाइम का वेस्टेज है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि उसको पढ़ने से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसको पढ़ने से आपके बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे और वो साइंस के जो प्रिंसिपल्स आप समझोगे उससे कुछ हमारे टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को समझने में आसानी होगी। उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो कुछ टॉपिक्स के लिए वो बैकग्राउंडर का काम करेंगे। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आज ही के डिस्कशन के लास्ट में हम आपसे बात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर कि नॉर्मल बेसिक साइंस के क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट नो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लगभग 0 के बराबर। अगर 2 साल में एक क्वेश्चन आ ही गया तो उसको आप क्या ही कहोगे कि क्या वो क्वेश्चन था, क्या वो क्या इम्पोर्टेंट हो गया वगैरह वगैरह, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि नॉर्मल बेसिक साइंस जिसको हम कहते हैं कि 8th 9th एंड 10th लेवल की जो साइंस होती है, ठीक है ना। सो यहाँ से ऑलमोस्ट नो क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि ये आने वाले कुछ टेक्नोलॉजी एरिया के लिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट बैकग्राउंडर बने। इससे टेक्नोलॉजी के कई क्वेश्चन के बैकग्राउंड को आप थोड़ा समझ पाते हैं, इसलिए एडवाइजेबल क्या पढ़ना है उस पे जब हम आएंगे तब हम देखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड साइंस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने दो और हिंदी में अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये समझ में आ गया कि नॉर्मल बेसिक साइंस से न के बराबर क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रिगर साइंस से आते हैं। दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी मतलब कि प्रौद्योगिकी, लेकिन दूसरा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है प्रौद्योगिकी का आधारभूत विज्ञान, जिसको मैंने कहा था टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड साइंस। ओके, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देख करके इसको हम आराम से समझ लेंगे। लेट अस से कि टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आता है वैक्सीन से, ठीक है, या क्वेश्चन आता है आरएनए वैक्सीन से,
इस साल का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज आरएनए वैक्सीन को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट को दिया गया है, करेक्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के बेस पर हैं। वैक्सीन पैंडेमिक के साल से कंटिन्यूज में रहा है। वैक्सीन को लेकर के पहले लोगों की बेचैनी ये थी कि कब वैक्सीन बनेगा, कैसे लोगों को वैक्सीन मिलेगा। बाद में ये सवाल उठे कि क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है, और बाद में ये सवाल उठा कि क्या ये वैक्सीन सेफ है। लेकिन वैक्सीन मोर और लेस 2020 के मार्च से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कोई नई चीज़ है। बच्चों को वैक्सीन जन्म के साथ ही मिलनी शुरू हो जाती है, और काफ़ी वक्त तक ऐसे कह लो कि अडल्ट वैक्सीन को अगर इंक्लूड कर लो, कई वैक्सीन होते हैं जिनको हम अडल्ट वैक्सीन कहते हैं, जो अडल्ट लोगों के लिए भी डिज़ायरेबल होती हैं कि उनको लेना चाहिए। तो ऐसे देखो तो पूरे लाइफ आप कोई ना कोई वैक्सीन ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर अवेयरनेस, योर मेडिकल नीड्स, और आपकी अपनी मंशा कितनी है, आपकी अपनी इंटेंशन कितनी है। सबसे पहली तो वो अवेलेबल है कि नहीं, आपको किसी ने गाइड किया कि नहीं। दूसरी बात आती है कि अगर अवेलेबल भी है तो आपको मेडिकल नीड है या नहीं है। और तीसरी बात ये रहेगी कि अवेलेबल भी है, मेडिकल नीड भी है, आप क्या कन्विंस हैं या नहीं। एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है, ठीक है, जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होती है, तो एक फ्लू की वैक्सीन है। फ्लू की वैक्सीन अडल्ट लोगों को लेनी चाहिए, और अडल्ट लोग डेवलप्ड कंट्रीज में लेते भी हैं, ठीक है, फ्लू की वैक्सीन। तो अडल्ट लोग लेते भी हैं और उनको लेना भी चाहिए। लेकिन क्या इंडिया में सफिशिएंट नंबर अडल्ट फ्लू की वैक्सीन लेते हैं? आंसर है नहीं। इंडिया में हेपेटाइटिस बी के बहुत सारे केसेस हैं, और हेपेटाइटिस बी का अडल्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है। कितने लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेते हैं? तो वो एक अवेयरनेस, एक इंटेंशन भी होती है। लेकिन मोर और लेस वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं, कितने तरह के वैक्सीन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वैक्सीन को बनाने का तरीका क्या है, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा कारगर है, और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वैक्सीन की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन जब वैक्सीन पर पूरा वर्ल्ड केंद्रित था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ह्यूमन इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी इज प्रतिरक्षण तंत्र। तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। ये मुमकिन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये मुमकिन है कि यूपीएससी कभी सेंट्रल डॉगमा से क्वेश्चन पूछ ले। सेंट्रल डॉगमा बेसिकली ये बताता है कि सेल में जो डीएनए होता है, उस डीएनए से सबसे पहले सेल आरएनए बनाता है, और आरएनए बनाने के बाद उससे प्रोटीन बनती है। अगर आप आरएनए वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनजाने में ही सही, लेकिन सेंट्रल डॉगमा के इस बेसिक प्रोसेस से आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आरएनए वैक्सीन आपकी बॉडी में सेल में जाकर के प्रोटीन बनाते हैं, जो वायरस का प्रोटीन होता है। फिर आपका इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को देखता है, उस प्रोटीन पर अटैक करता है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपकी इम्यून सिस्टम अपने आप को वायरस के प्रोटीन के अगेंस्ट तैयार कर लेता है। मेमोरी सेल्स भी क्रिएट होती हैं। फिर अगली बार जब रियल वायरस आपकी बॉडी में अगर आता है, आपका इम्यून सिस्टम उससे डील करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसी वायरस के सरफेस के कुछ प्रोटीन से हमारा इम्यून सिस्टम पहले एक्सपोज हो चुका है वैक्सीन के थ्रू, और चूंकि वो एक्सपोज हो चुका है वैक्सीन के थ्रू, उसके बाद उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, और वो एंटीबॉडीज वायरस को उसी प्रोटीन पे अटैक करेंगे जिसके लिए वो एंटीबॉडी पहले से बन के तैयार है। लेकिन पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आरएनए वैक्सीन काम कैसे करते हैं वो आप पढ़ेंगे, और वो रिलेटेड है सेंट्रल डॉगमा से। यूपीएससी अगर सेंट्रल डॉगमा से क्वेश्चन पूछती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूपीएससी वापस नॉर्मल जनरल साइंस में चली गई। यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि आरएनए वैक्सीन के डेवलपर को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब ये बड़ी बात, इसलिए पूछना
काफ़ी लाजमी है, पूछना प्रासंगिक है, रेलेवेंट। अगर हम बात करें इस साल के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को, तो क्वांटम डॉट, और अभी हाल ही में हम पढ़ाए हैं इंग्लिश बैच में नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट के डेवलपर्स को नोबेल प्राइज दिया गया है। और क्वांटम डॉट्स आज की डेट में हर जगह है। अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आपका मोबाइल का स्क्रीन इतनी वाइब्रेंट तरीके से सारे कलर्स को एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अलग अलग कलर के वेवलेंथ को इमिट करने के लिए अलग अलग क्वांटम डॉट्स आपके एलईडी स्क्रीन में या ओएलईडी स्क्रीन में मौजूद हैं। इसलिए तो क्वांटम डॉट्स क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर क्वांटम डॉट्स के बहाने अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इफेक्ट ऑफ size of nanoparticle, on light emission, मतलब कि कणों के आकार और उत्सर्जन का संबंध। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है आपको ये सारी चीजें नैनो इंजीनियरिंग की कोड करके पढ़नी है। वो इसलिए पूछा गया, हालांकि वो कोर साइंस का मामला है, नैनो साइंस का मामला है, लेकिन वो इसलिए पूछा गया क्योंकि अब क्वांटम डॉट के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रीलिम में ऐसे ही कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, उस टाइप के जनरल साइंस की कोई जगह नहीं है, राइट? या फाउंटेन पेन को, इंक वाले पेन को एरोप्लेन में ले जाने में क्या परेशानी है, वगैरह वगैरह नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो पूछा जाता है जनरल साइंस में, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो हाल के किसी टेक्नोलॉजी से उसका रिलेशन है, इसलिए पूछा जाता है। तो अगर हम प्रीलिम वाली बात को अब हम थोड़ी समराइज कर लें, तो प्रीलिम वाली बात को समराइज करते हुए हम ये कहेंगे कि प्रीलिम में नॉर्मल बेसिक साइंस से क्वेश्चन न के बराबर आते हैं, मतलब कि 2 साल से एक क्वेश्चन आ गया तो उसको बहुत ज़्यादा दिल से लेने की ज़रूरत है नहीं। और ऐसा क्या पिछले 2 साल का ट्रेंड है जो मैं बोल रहा हूँ? जी नहीं, ऐसा पिछले 25 साल का ट्रेंड मैंने देखा है, और 20 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 20 से ज़्यादा ही हो गया, पता नहीं 2 साल से मैं 20 ही साल पे क्यों रुका। मतलब अपना एज छुपाने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? आज ही आर्टिकल आया था क्वांटम डॉट्स के बारे में, आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं ना कि 20 साल से जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, 25 साल से, क्योंकि पढ़ाने के पहले भी यूपीएससी के पेपर्स तो देख ही रहा था मैं, और इससे ये मत समझना कि यूपीएससी हजारों बार दे करके मैं हजारों बार फेल हुआ हूँ, वो कहानी किसी और दिन के लिए, ओके? यूपीएससी कब दिया, क्यों दिया, और कितनी बार दिया और कहाँ पहुँचा, वो कभी और की कहानी रहेगी। लेकिन यूपीएससी में चूंकि मेरे सीनियर, मेरे दोस्त, ये लोग अपीयर हुए, क्लियर किया, तो उसमें एक इंटरेस्ट तो था ही। तो अगर पिछले 25 साल के क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं मोर और लेस 2 से 3 साल में एक बार एकदम प्योर बेसिक साइंस का क्वेश्चन आता है। और चूंकि ये यूपीएससी का बैच है, ये स्टेट पीसीएस का बैच नहीं है, तो यहाँ पर आप एकदम से सुरक्षित होकर के सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं आते। टेक्नोलॉजी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट का मतलब 99% के करीब क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से आते हैं। और टेक्नोलॉजी से आने वाले क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर पूछे जाएंगे, और नहीं तो टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड साइंस पर पूछे जाएंगे, ठीक है? इसी तरह से हाइड्रोजन व्हीकल एक तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो साइंटिफिक प्रोसेस जिससे कि हाइड्रोजन को ब्रेक किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दूसरे शब्दों में एक करंट क्रिएट किया जाता है। तो हाइड्रोजन से करंट कैसे क्रिएट होता है वो साइंस है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड कार, ट्रक या कोई भी व्हीकल जो है
वो टेक्नोलॉजी है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी हमेशा टेक्नोलॉजी से पूछे, टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड साइंस से क्वेश्चन पूछ लेता है। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है हमारा 2B, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेंस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेंस का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिया हुआ है। उसको एक बार आप लोग देख लें, फिर मैं बात करता हूँ कि ये सिलेबस से कैसे कैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर हम बात करेंगे प्रीलिम में कितना वेटेज है और मेंस में कितना वेटेज है। तो वेटेज की बात इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये है हमारा 2B साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राइट। तो अब अगर हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेंस, तो आप देखोगे कि ये पेपर 3 का पार्ट है। नॉर्मली 3 क्वेश्चंस पर ईयर होते हैं, लेकिन 2023 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करेक्ट। तो 5 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और इस साल साइंस और एनवायरनमेंट को मिला करके टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस के पेपर 3 में 25 क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन साइंस और एनवायरनमेंट के थे। इसके एनालिसिस मैंने एक दिन लाइव सेशन में की थी, शायद आप में से कई लोग बैठे हुए थे उस दिन। अगर नहीं भी बैठे हुए हैं तो हमारे KGS के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो है, एक दिन आप जा कर के उसको देख लीजिएगा। तो उन क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज भी किया है, एक आंसर के पॉइंटर्स भी बताने की कोशिश की है। लेकिन नॉर्मली 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये वेटेज बढ़ जाए, कम से कम 2023 में ये वेटेज बढ़ा हुआ था, उसको हम डिनाई तो कर ही नहीं सकते। आगे देखना होगा कि यूपीएससी क्या इसी ट्रेंड को मेंटेन रखती है या इस ट्रेंड में कोई तब्दीली करती है, बट दैट इज समथिंग दैट वी विल बी सीइंग इन द इयर्स टू कम नाउ, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस के 3 पिलर हैं, यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के 3 पिलर्स हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है, जिसको ये कहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन डे टू डे लाइफ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑन डे टू डे लाइफ। ठीक, मतलब कि इस क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं और इसके प्रभाव कहाँ रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशन हैं, और कैसे उनका इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा पहला एरिया है। दूसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स। जहां पर यूपीएससी ने नाम देके कहा है कि इन चीज़ों को तो आप पढ़ ही लीजिएगा, सो दैट वे। तो यहाँ पे है आईटी, दूसरा है स्पेस, तीसरा है नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा है
रोबोटिक्स, और पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी, और छठा है IPR। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी ही है। बहुत करिएगा तो नैनो प्रौद्योगिकी लिख लीजिएगा। रोबोटिक्स ही है। बायोटेक्नोलॉजी आजकल बायोटेक्नोलॉजी ही है, जैव प्रौद्योगिकी कोई नहीं कहता। और IPR का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब यकीन करोगे UPSC 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, UPSC बस एग्जैक्टली इन्हीं 6 चीज़ों को आपको कहता है कि पढ़ लो बस, राइट। और IT में मैं कंप्यूटर को भी लेके चल रहा हूँ, राइट। IT में मैं कंप्यूटर को छोड़ के नहीं चल रहा हूँ। हालांकि कंप्यूटर को UPSC ने अलग से लिख दिया है, बट मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर समेत IT ऑलराइट, एक बार देख लो। और तीसरा जो है, जो इसका तीसरा पिलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो है विज्ञान के क्षेत्र में अग्नियों का योगदान वगैरह। तो ये तो हमारा तीसरा सेक्टर है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियंस। इस पे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हर एरिया में, हर टॉपिक में आपको लास्ट में ये ऐड करना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया में किस तरह के रिसर्च चल रहे हैं, इंडिया में किस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, और इंडिया में अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या डेवलप किया जा चुका है, इंडिया रोबोटिक्स के फील्ड में क्या इनिशिएटिव ले रहा है, इंडिया सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में क्या इनिशिएटिव ले रहा है। और जब हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीयों का योगदान, तो वहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही होती कि किस व्यक्ति ने क्या योगदान किया। जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, इट इज़ नेवर वन पर्सन थिंग। वो फिल्मों में होता है कि एक पर्सन एक बंद लैब में, एक बंद डेवलप कर रहा है और अचानक से डेवलप कर लिया और पूरी दुनिया उससे बदल गई। ये पिछले 50-60 साल से होना पड़ा। आज का जो साइंस है, इट इज टीम। A big team is working in the field of fundamental science. बड़ी fundamental science और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे उससे भी बड़ी टीम अदर वर्ड्स ये टीम एफर्ट है। तो किसी एक व्यक्ति को आप कभी भी स्ट्रेट नहीं दे दें। तो एग्जाम की तैयारी में यू आर नेवर गोइंग टू ऑन वन फोकस करना है कि इंडिया में इस लैब किस तरह का एक मिनट में बोर्ड के सामने से हट जाते हैं कि अगर कुछ लिखना है तो आप लोग उसको लिख लें।
टॉपिक्स को करने से हो जाएगा। तो इस साल एक क्वेश्चन जो था वो था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अब ये मुझे आईटी एंड टेक्निकल का टॉपिक लगता तो नहीं है, स्पेस का टॉपिक है क्या इलेक्ट्रिक वाले स्कूटर और कार रोड पे ही चल रहे हैं, तो स्पेस का भी नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या उसमें? बिल्कुल नहीं। रोबोटिक्स है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ डीजल पे चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ बैटरी पे चलती हैं जिनको रिचार्ज कर लेते हैं। तो इन दैट वे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रोबोटिक्स का भी पार्ट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी का पुरानी अच्छा नहीं है, ये बहुत नई है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के और बड़ी गाड़ियों की नई बात है, लेकिन छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इनमें से कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया यूपीएससी के जवाब, और इसका जवाब आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नहीं है, लेकिन वैक्सीन पर सवाल पूछा जा चुका है। क्यों पूछा गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को वो बचा सकता है। इन अदर वर्ड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आने वाले वक्त में क्वांटम डॉट्स पर सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्वांटम डॉट वाले एलईडी स्क्रीन से पूरे दिन ही चिपके रहते हैं। कभी क्लास के लिए, कभी क्लास के गोल्स से हल्के होने के लिए भी आप क्वांटम डॉट वाले ही स्क्रीन से लगे होते हैं, समझते हैं ना? तो वो आपके डे टू डे लाइफ को पता नहीं कितने तरीके से ये इम्पैक्ट करने लग गया है। तो ऑब्वियसली सवाल तो बनता ही, अगर कल को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, स्मार्टफोन से आपसे सवाल पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं कि सिलेबस में तो था ही, सिलेबस में नहीं था तो यूपीएससी ने 3D प्रिंटिंग पे जब नया था तो 3D प्रिंटिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूपीएससी ने हालांकि 5G टेक्नोलॉजी की सुपेरियोरिटी का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है उससे नहीं पूछा है, लेकिन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत मतलब कह लो कि ऐसा भी नहीं है कि वो 4G को थोड़ा सा आपने इनोवेट करके 5G बना दिया। 5G टोटली एक नई टेक्नोलॉजी है, तो पूछा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कल को हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा। हमारा डिफेंस है, जैसे इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील किया, जिसको लेकर के अमेरिका को बहुत ज़्यादा घोर आपत्ति थी। अमेरिका ने ये भी कहा कि आप हमारे एनिमी कंट्री के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं और उससे नंबर 1 हमारे और आपके रिलेशन पे फर्क पड़ेगा, और नंबर 2 अमेरिका का एक लॉ है जिसका नाम है काटसा, CAATSA। बात होगी तो उसकी भी बात होगी। तो काटसा के प्रोविजन के तहत आपके खिलाफ हमें कुछ सैंक्शन लगाने पड़ सकते हैं, आपके कुछ तरह के प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी जो अभी अमेरिका आपको एक्सपोर्ट कर रही है वो टेक्नोलॉजी शायद आपको एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए, वगैरह वगैरह। इंडिया ने कहा कि अब जो भी है ये डील हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम इस डील से पीछे हट नहीं रहे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस तरह से दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है और इससे इंडिया के क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर होते हैं। डिफेंस इस लिस्ट में नहीं है अगर आप गौर करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो सीधा डिफेंस से पूछा गया था। इसी तरह से अगर आपसे कल को ब्लॉकचेन पे पूछे, राइट, तो वो ब्लॉकचेन कहाँ पे हो? तो देयर आर थिंग्स व्हिच आर इमर्जिंग, जो चीज़ें उभर रही हैं और उभर भी ऐसे वैसे नहीं रही हैं, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करने वाले स्पेस में उभर रही हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि उन सब से हम वाकिफ रहें और उसकी जस्टिफिकेशन कैसे निकालेगी कि ठीक है इस 6 वाले लिस्ट में नहीं है, सो व्हाट, डे टू डे एप्लीकेशन में अगर कोई चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में अफेक्ट कर रही है तो वो पूछना इज माई पॉइंट क्लियर। ये बातें समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन कैसे और क्यों पूछे जाते हैं। तो थर्ड जो है वो अपने आप
सेकंड में और फर्स्ट में हम इंक्लूड करते चलेंगे। जैसे एआई को लेकर के इतनी बात हो रही है और बात होना लाजमी भी है, ऐसा नहीं है कि एआई कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि एआई का डेवलपमेंट उतनी ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो एक ज़माने में का आविष्कार था और जो एक ज़माने में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। आज के डेट में एआई का डेवलपमेंट उतना ही मेजर, उतना ही मैसिव एआई की इतनी बात हो रही है। तो क्या ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं होगा कि एआई इंडिया में किस तरह से, इसी तरह से एआई के फील्ड में इंडिया क्या काम कर रहा है? कोई इंडियन लैब है जो एआई के फील्ड में काम कर रहा है? अब आप हैरत से पड़ जाओगे, आज से नहीं 1990 के डिकेड से एआई टर्म ही इधर उधर फ्लोट कर रहा था। ठीक है, जब एआई जैसी कोई चीज़ जो है अभी हुई भी नहीं थी, बस बेसिकली स्मार्ट सिस्टम्स होते थे। उस वक्त से, अब सोच के देखो, उस वक्त से इंडिया के पास एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स होता था और है डीआरडीओ के अंतर्गत। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कंट्री के तमाम मिसाइल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे कंट्री के तरह तरह के फाइटर जेट के इंजन वगैरह में काम कर रहा है, डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। तो वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में CAIR बहुत पहले से इंडिया ने इस्टेब्लिश कर रखा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे काम धीरे धीरे ही चल रहा है, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया क्या काम कर रहा है, इंडिया इससे कैसे इम्पैक्ट होगा, वो तो हर टेक्नोलॉजी में हम करेंगे। यहाँ पे कि जो आउट ऑफ सिलेबस वाले भी टेक्नोलॉजी हैं उनको भी हम जब करेंगे तो वहाँ पे हम इंडिया वाले एंगल को तो तलाशेंगे। ये तो सब चीज़ें हैं। तो अगर इससे आगे बढ़ने के लिए हम इसको मार्क करेंगे तो ये जो है मेन एरिया है। अगर आप लिख रहे हैं मेरे साथ और यहाँ पे मेन एरियाज ऑफ योर करेक्ट। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है वगैरह वगैरह। देखो, मेरी क्लास में बहुत ध्यान से सुनना, मैं अक्सर चीज़ों को रिपीट नहीं करता जब तक कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं होती, और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट 100% मेरी बात सुन रहे हैं, किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड नहीं। अगर डिस्ट्रैक्टेड होगे तो नदी वाली बात याद रखना, वो चीज़ आपके सामने से बहते हुए निकल जाएगी और आपको इल्म भी नहीं होगा। बाद में या तो दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा या फिर चैट में पूछते रहना होगा। इसलिए बेहतर है कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। जब तक कि मैं कुछ ये ना बोलूँ कि अब ये डिक्टेट कर रहा हूँ लिख लो, तब तक लिखने के दबाव में मत रहना। और ऐसे भी इंट्रोडक्शन, तो जैसे अब कुछ लोग पूछ रहे हैं DRDO क्या है। मैंने DRDO का फुल फॉर्म 2 बार क्यों बताया, DRDO का फुल फॉर्म 2 बार, क्योंकि मुझे लगा कि आप में से जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख पाएंगे। फिर आप कहोगे कि सर आप इतनी तेज़ी से बोल रहे थे कि हम लिख लें। याद रखिएगा, आप स्टैंडर्ड 4 में नहीं हैं कि आपको रुक के बच्चों के लिए डिक्टेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड 4 के बच्चे UPSC की तैयारी नहीं करते। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी भी उस ग्रेड की होनी चाहिए। आप मानो या ना मानो, मैंने अपने सामने ऑफलाइन आजकल मैं कम पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन में 2019 के अंत तक या 2020 के जनवरी फरवरी तक ऐसे बच्चों को देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ और उनके पेन चलते जा रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, अपने कॉपी की तरफ देख भी नहीं रहे और उनका पेन चलता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कॉन्शियस हो जाता था कि मैं बहुत धीरे तो नहीं बोल रहा, वो कहीं मुझसे तेज तो नहीं लिख रहे। और कई बार मुझे ये भी शक होता था कि क्लास में तो हल्के फुल्के कुछ जोक चल रहे हैं, वो भी तो कहीं नहीं लिख रहे क्योंकि उनका पेन होता ही नहीं था। जस्ट इमेजिन, वो भी आप ही के साथ एग्ज़ाम देंगे और वो भी आप ही के साथ एग्ज़ाम में आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे, आपके साथ लड़ रहे होंगे। तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि अपनी कैपेसिटी कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना है। मेरा पर्पस सिर्फ आ करके साइंस के चैप्टर्स को पढ़ा करके और चले जाना है ही नहीं।
मेरा पर्पस है कि हमारी जो 35-36 क्लासेस होंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उन 35-36 क्लासेस में लेवल को एम को अप करना, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन में करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर को भी बीट करना पड़ेगा अपनी स्टूडेंट। तो दो रास्ते होते हैं जैसे टीचर और स्टूडेंट खासतौर से ऑनलाइन में। पहला रास्ता होता है कि स्टूडेंट टीचर को स्लो करने की कोशिश करते हैं, सर नहीं लिख पाए, सर एक बार और बता दो, सर वो क्या होता है, जो कि बता दिया है फिर भी सर वो क्या होता है, क्योंकि उस वक्त आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे, राइट। पहला होता है आप टीचर को स्लो करते हैं। याद रखिएगा टीचर स्लो नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन स्लो हो जाती है, आपका सक्सेस डिले हो जाता है। टीचर को स्लो मत कीजिए, अपने आप को फास्ट कीजिए। नंबर 2, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुन रहे हैं, जाहिर है, अदरवाइज ये क्लास की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो ये वो टाइम है जब आपको और भी गंभीरता से और भी माइन्यूटनेस और कंसंट्रेशन के साथ उसको अटेंड करना है। तब आप हर क्लास के साथ अपने गेम वो जब एक आदत बन जाएगी तो फिर क्या होता है कि चाहे आप पॉलिटी में हो, चाहे आप ज्योग्राफी में हो, हर जगह आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे मुझे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि अरे इन बच्चों को मैं थोड़ा सा धीमा नहीं पढ़ा रहा था, थोड़ा और तेज नहीं करा सकता था, ना कि अदर वे राउंड, है ना। चल, तो ये हमारा हो गया 3 पिलर्स मेंस का। अब हम आ जाते हैं थोड़ा ब्रिटिश। अगर हम ब्रिटिश पे आते हैं तो हम प्रीलिम में देखते हैं 7 to 12 क्वेश्चन। ये है हमारा रेंज। पिछले 10 साल का हमारा ये रेंज है कि कम से कम 7 सवाल पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये क्वेश्चन साइंस के भी दिखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपको करंट के दिखेंगे, जैसे भी दिखते हैं उनका बेस कहीं ना कहीं साइंस में होता है। पिछले 10 साल में 7 से कम क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे गए हैं। दैट मीन्स बेसिकली कि मैं 2014 के पीटी को इंक्लूड कर रहा हूँ और 2023 के पीटी को इंक्लूड कर रहा हूँ। 10 साल हो गए। 10 साल में जो मिनिमम सवाल पूछे गए हैं दे हैव बीन 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ईयर वाज 2017। बाकी हर साल 7 से ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप काउंट करके खुद से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली जो हाल में न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। ये रिसेंटली इन न्यूज़ टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, हाल में जो समाचारों की सुर्खियों में बने हुए हैं वैसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि कुछ ऐसे ही रैंडमली उठा करके पूछ लिया। वो रैंडमनेस नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे 2014-15 के क्वेश्चंस को देखने तो उस समय आप क्वेश्चंस में पाएंगे कि बिटकॉइन को लेकर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे 2016 में क्वेश्चन आता है, 2017 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर क्वेश्चन आता है। इसी तरह से न्यूट्रिनो पर क्वेश्चन आता है, हमारे एस्टेरॉयड रिसर्च पर क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस समय ये न्यूज़ है। 20 में वैक्सीन पे क्वेश्चन आने लगते हैं, ह्यूमन इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आने लगते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पर, क्रिस्पर पर अब तक 3 बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधी सी बात है कि हमारे ये प्रीलिम में जो मोस्टली हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि रिसेंटली की न्यूज़ पर 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। एक है आधारित क्वेश्चन, मीन्स बेस्ड ऑन recent news. Mostly
90% क्वेश्चन पीटी के ऐसे ही होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कि 2023 का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री किस योगदान के लिए दिया गया है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन मोस्ट लाइकलीहुड, राइट। लेकिन क्वांटम डॉट्स के ऊपर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए या नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दैट इज मोर लाइकली, उसकी संभावना कहीं ज़्यादा है। फिर हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको आप कह सकते हैं सीधा सीधा टॉपिक से आ गया क्वेश्चन। ये 10% से ज़्यादा कभी नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज अराउंड 10%। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इबोला पे क्वेश्चन था, पूछा ये था कि इनमें से किन कंट्रीज में इबोला का सबसे ज़्यादा आउटब्रेक है। ये साल था जब इबोला वर्ल्ड के 2-3 कंट्रीज में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था, तब इबोला से रिलेटेड क्वेश्चन था। और साफ साफ करंट अफेयर पर बेस्ड था कि किन किन कंट्रीज में इबोला बहुत बुरे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। दैट वाज द क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं। अगर 10 में से एक क्वेश्चन भी आ गया तो क्या हुआ, 10% तो हो गया। तो मोर और लेस मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 12 का एवरेज है, 10 मोस्ट लाइकली रेंज है। और ये जो 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, और अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस तरह से 1 से 2 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट होगा, बाकी के सब आधारित क्वेश्चन होंगे। जब हम आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पर हो सकती है, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन पर हो सकती है, या वो क्वेश्चन इसके साइंटिफिक बेसिस पर हो सकती है। साइंटिफिक बेसिस का मतलब है वैज्ञानिक आधार, इस पर कोई सवाल हो सकता है, या फिर इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों पर सवाल हो सकता है, या फिर सीधा सीधा उस प्रौद्योगिकी पर, उस टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन हो सकता है, जो वो टेक्नोलॉजी है कि ब्लॉकचेन में हैश वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल। ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का सवाल है। अनुप्रयोग पर कि ब्लॉकचेन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। क्रिप्टो इज एन ऑब्वियस एरिया, लेकिन क्या बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, क्या गवर्नमेंट डिग्रीज को अवार्ड करते समय हो सकता है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर में अप्लाई हो सकता है। तो दैट इज अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। और कई बार इसके साइंटिफिक बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका साइंटिफिक बेसिस समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक यही नहीं आप डिकोड कर पाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल तो छोड़िए, आज की डेट के सुपर कंप्यूटर से भी इतने ज़्यादा कैपेबल क्यों होते हैं। आज की डेट में दुनिया में जो सबसे कैपेबल कंप्यूटर हैं वो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। हमारे सुपर कंप्यूटर्स से कहीं ज़्यादा, इन मेनी केसेस 1000 टाइम्स ज़्यादा कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। तो उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार तो होगा, उसके प्रोसेस का वगैरह वगैरह। सो दैट वे यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये हो गया वेटेज इन द प्रीलिम। अब हम आते हैं वेटेज इन द मेन एग्जाम। Four questions. 5 questions. 3 questions. So 3 questions are mostly asked. That is 7 out of 10 years. पिछले 10 साल के पेपर को देखेंगे तो 10 में से 7 सालों में आपसे 7 क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी, 10 में से 7 साल में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे 25 मार्कर
और एक क्वेश्चन था आपका 15 मार्क का, करेक्ट। और 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, और 5 क्वेश्चन पूछा गया है 1 आउट ऑफ 10। क्या हुआ कि जब 4 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 क्वेश्चन थे 25 मार्कर और 2 क्वेश्चन थे 15 मार्कर। मैंने कोबिया तुम्ही पा लिखनी, कोबिया तुम्ही पा जाके लिखनी बोली ना। एक करेक्शन चाहिए, आप इसको सुधार लें, मुझसे गलती हो गई है। दिस इज 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। हम इस क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, दिस वाज अ 10 मार्कर। अब हम आगे ये 25 और क्वेश्चन जागती है। और जब हम 5 में आते हैं तो क्या होता है कि 2 क्वेश्चन जो हैं हमारे बड़े वाले हैं, ठीक है। देयर आर 2 क्वेश्चंस which are big ones and then there are 3 questions जो छोटे वाले, करेक्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वेरिएबल 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2023 में आएंगे। अब हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं जो मैंने किया है आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, वेयर आर दीज क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम। तो अब देखो सबसे पहले ITR, अगर हम रैंकिंग कर दें तो रैंकिंग पहले टॉपिक्स लिखता हूँ, अच्छा नहीं ऐसे ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी से, दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है IT एंड कंप्यूटर से, तीसरा है स्पेस से, चौथा है नैनोटेक से, पांचवा है रोबोटिक्स से, और छठा है IPR से। लेकिन IPR एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं लेकिन वो डे टू डे के बहाने आपसे पूछ ली जाती हैं, वो उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो वो टॉपिक्स हो गए जो कि सिलेबस में मेंशन है आपके, दे आर but they are mentioned in the syllabus, okay? But what are the other topics और जो कि हमें करना होगा पहले? Other topics are पब्लिक हेल्थ, खासतौर पे जो रिसेंट इशूज हैं पब्लिक हेल्थ की, जैसे वैक्सीन हो गई, मेडिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स जिसको कहते हैं वो हो गए, कुछ नए नए ट्रीटमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो हो गए, तो ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ इंडिया कुछ तरह के डिजीज़ के कंट्रोल को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप आज के डेट में देखो तो डेंगू फीवर एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। एक वक्त था कि डेंगू फीवर इंडिया के हिल स्टेट्स में नहीं होता था। पिछले 3 साल से डेंगू फीवर के केसेस हिमाचल में, उत्तराखंड में, और वो भी ऐसे एरियाज़ में जो हिली एरियाज़ आते हैं वहाँ पे भी आपको अब डेंगू फीवर के केसेस दिखने लगे हैं। इस साल तो लद्दाख तक से डेंगू फीवर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब इसके लाइट में, इन द लाइट ऑफ दिस, अगर कोई आपसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ ले या नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर हम कैसे एडीज मॉस्किटो के कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दीज आर वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन। अगर मान लो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, अगर वो कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क टच करता है, इम्पॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा।
ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होगा, कैसे नहीं इम्पॉर्टेंट होगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो और भी तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि इतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो वो सब जानना जरूरी है। तो पब्लिक हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। दूसरा है एनर्जी। आज के डेट में मैं मान लिया कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो बहुत मेजर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की कैपेसिटी को हम ऑगमेंट करने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हमारे कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी में मैं नहीं कहूँगा कि प्राइमरी रोल प्ले करेगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करेगा इन डीकार्बनाइजिंग द एनर्जी सप्लाई। व्हाट डू वी मीन बाय डीकार्बनाइजिंग? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाले जो सोर्सेज हैं, जैसे कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, उनसे हमारे एनर्जी जनरेशन की डिपेंडेंस को कम करना। कोल को जलाओगे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। पेट्रोलियम ऑयल को जलाओगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। तो इनसे फ्री करके, और क्या हम विंड पे, क्या हम सोलर पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं? क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं? तो इन सब का आंसर है कि हाँ, ये सब हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी का सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप रिन्यूएबल्स भी पढ़ोगे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, करेक्ट। और यहीं पे हम एक और टॉपिक देख लेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल का, या फिर आप कह लो कि ट्रांसपोर्ट इनोवेशन। ट्रांसपोर्ट इनोवेशन लाइक ड्राइवरलेस कार। विदेशों में ट्रायल ही नहीं बल्कि कुछ टैक्सीज भी चल रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के, जहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है और आराम से आप ड्राइव करते हुए अपने लोकेशन पे पहुँच जाओगे। ड्राइव करते हुए मतलब आप बैठे रहो, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो आप स्टीयरिंग थाम लेना, लेकिन अदरवाइज यू कैन सेफली गो। हाइड्रोजन फ्यूल कार पे क्वेश्चन पूछे ही जाने वाला है, ऐसे समझ लो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में एक नेशनल पॉलिसी भी लाई है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कह लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ऑलरेडी है। हाइपर लूप काफ़ी एक एक्साइटिंग एवेन्यू है। तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। मैं एआई को, ब्लॉकचेन को, ये सब को मैं कंप्यूटर के साथ लिंक करके करा दूंगा, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ। फिर एक और एरिया है जो मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया भी है पास्ट में, वो है डिफेंस। तो डिफेंस में आप देखोगे कि अब कोई टैंक वैंक में उनका इंटरेस्ट नहीं है, किसी फाइटर शिप में भी उसका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है किसमें? हमारे मिसाइल प्रोग्राम में, हमारे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में, उसके टेक्निकल स्पेसिफिक्स पर, और थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है हमारे न्यूक्लियर सबमरीन में। आपको वही तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं, पब्लिक हेल्थ हो गई, एनर्जी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, डिफेंस हो गई, और एक मान लो जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मतलब है कि टेक्नोलॉजी के ऐसे फील्ड जो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी करीब से स्पर्श कर रहे हैं, हालांकि उनको हम अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा मान के नोटिस ही नहीं करते। लाइक कभी आपने स्पोर्ट्स वॉच या स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस ट्रैकर पहना होगा, तो दैट इज़ व्हाट वेयरेबल टेक्नोलॉजी। इसी तरह से कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, ये क्या है? वेयरेबल टेक्नोलॉजी। फिर स्मार्ट शूज़ आते हैं जो कि आपके चलने के तरीक़ों को एनालाइज करते हैं और वो आपको सजेशन देते हैं कि अगर आप ऐसे चलते रहे तो आपके नी पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, आपको अपने चलने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए। और वो आपके बॉडी के आपके फुट के कर्व के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इस सब तरह के टेक्नोलॉजी वेरिएबल में आ चुके हैं। स्मार्ट ग्लासेस तो कब के आ चुके हैं, गूगल ने कितने ही ट्रायल किए हैं, फेसबुक के पास स्मार्ट ग्लासेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में आएंगी। तो इतनी चीज़ें जब हम कर लेंगे तो आप समझिएगा कि हमने मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। और यही टॉपिक्स हैं जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो क्या है कि प्रीलिम में
तो उन्होंने जनरल साइंस कह के छुट्टी पा ली है। तो बट ऑब्वियस है कि जनरल साइंस का मतलब है कि सब कुछ इंक्लूडेड है और कुछ भी खुल के नहीं बताया। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब हम इतने डोमेन को तैयार करके जाते हैं, उसके बाद अपने आप को अगर हम अपडेट रखते हैं, 99% ऑफ द क्वेश्चन हमारे ग्रिप में होते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा भी नहीं करना, और इन टॉपिक्स में भी हमें अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना है। बाउंड्रीज को नहीं डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी टॉपिक्स भी हम कर लेंगे जिनको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें इसको लेकर के थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। तो हमने बात कर ली वेटेज की, हमने बात कर ली सिलेबस की, हमने बात कर ली कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं वगैरह। अब अच्छा, मुझे ये पता है कि 12:30 से आपकी क्लास है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। 12:20 जैसे ही होगा मेरी क्लास लगभग खत्म होगी, राइट। तो अब क्या है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा, व्हाट वी विल डू टुगेदर। अब मैं ये नहीं मान रहा कि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं। खुद से तैयारी करनी होती तो इस क्लास में क्यों बैठे हुए हो, है ना। तो मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, मेरे पढ़ाई के हिसाब से, मेरे गाइडेंस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि मेरे पढ़ाने के अनुसार, मेरे गाइडेंस के अनुसार आपकी तैयारी चलेगी, तो एक अलग तरीके का हम अप्रोच लेके चलेंगे, जो कि उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो लोग सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी करते हैं। तो आवर अप्रोच विल बी अ लिटिल डिफरेंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वो है आवर अप्रोच एंड हाउ टू स्टडी प्लस रिसोर्सेज, तीनों ही चीजें। क्योंकि हमारे अप्रोच में हमें रिसोर्स क्या लगाने हैं वो भी तो देखना होगा ना, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवर अप्रोच पे, फिर हम आते हैं रिसोर्सेज पे, तब हम आते हैं हमारी पढ़ाई कैसे ऑर्गेनाइज है, ठीक है। So first and foremost, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पांच पिलर्स हैं इसके। सबसे पहली बात है एग्जाम अलाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि परीक्षा केंद्रित होगी। दूसरा है सीक्वेंशियल होगा, मतलब क्रमवार। तीसरा है ट्राई टू बी कंप्लीट, ठीक है। अब कंप्लीट आप होते कि नहीं वो एग्जाम के चश्मे से देखना होगा, और एग्जाम अगले साल होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि कोशिश की जा सकती है कि हम कंप्लीट रहें। मतलब कि एग्जाम को लेकर के जो ज़रूरी है वो सब आपको मेरी क्लास से मिले, राइट। अब उसके बाद एक्यूरेट, ठीक है। एंड फैक्चुअली करेक्ट, ठीक है। सो इधर उधर के सोर्सेज नहीं, मैं हमेशा ही प्राइमरी सोर्सेज से जाकर के, अगर मुझे कुछ स्पेस पे चेक करना होता है तो मैं न्यूज़पेपर की वेबसाइट से ज़्यादा इसरो की वेबसाइट पे यकीन करूँगा,
ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में फिर भी किसी रिपोर्टर ने लिखा है, लेकिन इसरो की जो प्रेस की विज्ञप्ति बनती है वो इसरो के जानकार लोग बनाते हैं, राइट। तो ये है। और लास्ट है कि जो भी आपकी बेसिक अवधारणाएं हैं, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पर लेकर के आप स्पष्ट हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये बड़ा डायनामिक एरिया है और आपको पता होना चाहिए, और एक एक करके मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और अभी चूँकि इंग्लिश मीडियम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने फिनिश कराई है, तो कुछ अपने अनुभवों से भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। ये ज़रूरी हिस्सा है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो है एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए। अगर मैं चाहूँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 35 के 35 क्लास बहुत ही मनोरंजक बना, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक। में आपको हंसी आएगी, एक एक चीज़ में कहानियाँ निकलेंगी, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी कहीं और जाएगी। इन 35 क्लासेस में हंसेंगे, एग्जामिनेशन हॉल यूपीएससी मेन मजाक नहीं है, यूपीएससी पीटी भी मजाक नहीं है। वनडे एग्जाम और इस एग्जाम में आसमान और ज़मीन का भी अंतर कम पड़ जाए इसके मिजाज में, समझ रहे हो, इसके मिजाज में भी आसमान और ज़मीन का फर्क पड़ जाए। तो यहाँ पर चीज़ों को सुपरफिशियल करने से अच्छा है कुछ ना करो, इससे अच्छा है कि 5 फिल्में देख लो, मनोरंजन तो हो जाएगा, राइट। यहाँ पर चीज़ों को आप एग्ज़ाम के लेवल पर और एग्ज़ाम से अलाइन करके नहीं चल रहे हो, तो यकीन करो उससे ज़्यादा अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे पिक्चर देख के, कि कम से कम तो मनोरंजन तो होगा, राइट। इसलिए हमेशा ही एग्ज़ाम अलाइन, जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी नहीं करना। और एग्ज़ाम टेलीकॉम के क्या क्या जनरेशन, कंप्यूटर के क्या क्या जनरेशन, अरे नहीं इंटेलिजेंट हो भाई ऑल कहा लोग है सारा फोन नहीं उठाता और कल ही था टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से 5G superior है, और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि 5G की कम्युनिकेशन कैसे नाम ले रहे इंटेलिजेंट को और किन मामलों सोनू है स्पीड कम है, लेकिन कुछ मामलों ये है में बेहतर है। 5G ना वहाँ का चीज थी ना बहुत ही दवाई मरवा इसीलिए 5G हमारे कंट्री में आए हुए अब 2 साल होने को हमने से ये रविवार था कल होने वाली लेकिन क्लास आज की भी टाइमिंग 5G और हमारे कितना लेगा? 13 तथा 12 टेस्ट होगी कजू लाइव बोला स्प्रेड होने में कतई वक्त नहीं लगा। एक ये डेढ़ साल में स्प्रेड हो गया था 30 वो तो कर क्या लगा वाला बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बनता है, आज लेकिन अब हिंदी का generation फर्स्ट change एग्जाम। होनी अरे तो जो सब्जेक्ट को पढ़ाओ वही सब्जेक्ट में तो मतलब काम ना हमें अपनी उत्सुकताओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आपका होगा। जी गई सर हम मार्स पर क्यों नहीं लैंड क्लास कर में तो है उत्सुकता ये के लिए बस बहुत सारे अच्छा को देता क्वेश्चन हूं है, ये लेकिन क्या नहीं छूट आपने रहा है। या मेन मेरे बाबा भैया को नहीं पता ये छूट गया है कब लॉन्च होकर के सफल हुआ, सब कुछ हो गया, हम क्यों नहीं लैंड कर पाए, अमेरिका क्यों लैंड किया, उत्सुकता के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन देखो टाइम इज ना ठीक है या चोरी नहीं करने है बदले ना, टाइम आपका एक प्रीपेड अकाउंट है, हर रोज आप एग्जाम से एक दिन करीब सकते हैं, बिल्कुल प्रीपेड की तरह आपकी प्रिपरेशन वैलिडिटी कम होती जा रही है, और जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो आप एकदम एग्जाम के सामने खड़े हो। आईटी से नंबर कहां है तो हर एक दिन को इट इज जस्ट लाइक प्रीपेड अकाउंट के हर एक दिन को हमें उस तरह से यूज करना है जो हमें उस प्रीपेड अकाउंट से जो क्रेडिट खत्म हुआ है वो जस्टिफाई हम कर सकें कि हाँ दिस इज समथिंग दैट वी डिड। इससे या तो प्रीलिम में हम सबके एडमिट कार्ड मिल रहा है। में ऐसा करेंगे, अगर ना तो प्रीलिम में ना मेंस में ये पूछा जा रहा है सिर्फ आपकी दुनिया में है, तब प्लीज उसको ना मैं टच करूंगा ना हमने रोज करवा भाई राइट। इसलिए इस बार हम क्या करेंगे तो रोज भाई पहले ही उस दिन के टॉपिक का PDF आपको दे देंगे, सो दैट
जैसे मंडे को तो मेरी क्लास होगी, या अटबे ना करते सो दैट कि आप पढ़ के आओ, नीचे ही बैठे नहीं तो ना हदीन क्या है, और फिर उसके अंदर जितना सवाल पूछना है पूछो। चैट मेरे सामने चल रहा है और फील्ड में तो वो अटबे ना कर मेरे सामने रहेगा, अब जो सवाल पूछना है पूछ लो, लेकिन उस हद में, ठीक है। इंडिया को अपने एस्ट्रोनॉट्स को आदमी देख के मन लाइक ड्रेस मून पे नहीं हमने लैंडर को लैंड करा ही ना प्रॉब्लम, लेकिन यूपीएससी अगर नहीं पूछेगा तो मैं भी नहीं ड्रेस करूँगा। मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन ये प्रीपेड अकाउंट है, हम हर रोज एग्जाम के एक दिन करीब खिसक जाएंगे, तो परीक्षा केंद्रित तो होगा, अदरवाइज मेरे होने का कोई फायदा नहीं। दूसरा है क्रमवार, कहने का मतलब कि अभी हमने कैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है उसकी बात हमने की नहीं, तब तक चैट में चलने लगा कि सर क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये वही बात हो गई कि बच्चा जो है अभी एबीसी करना सीख रहा है और बच्चा पूछ रहा है कि नैनो इंजीनियरिंग का कोर्स ना कर लें, तो हर चीज़ क्रमवार होती है। पहले वो बच्चा स्कूलिंग पूरी करेगा, उसमें साइंस और मैथ्स की थोड़ी एबिलिटी दर्शाएगा, तब तो जाकर के वो इंजीनियरिंग के लिए अपियर होगा, क्लियर करेगा, अच्छे रैंक लाएगा, तब कुछ एक IITs में नैनो इंजीनियरिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ वो जा सकता है। ये क्रमवार होता है। एजुकेशन क्रमवार एक प्रोसेस है, अगर नहीं होता तो हर बच्चे को कम से कम 22 साल 21 साल की उम्र तक खेलने की पूरी इजाज़त होती, और 21 साल होते ही सीधे उसका MSc MTech या MA में एडमिशन करा दिया जाता। क्यों बच्चे की ज़िंदगी कोई ख़राब कर रहा है पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पढ़ा के? क्योंकि ख़राब नहीं हो रही। द पॉइंट इज कि आप पहले एक स्टेप बिल्ड करते हो, उसके ऊपर अगला स्टेप लगाते हो। ये कहीं भी लागू होती है, यहाँ भी लागू होगी। मैं क्रमवार रहूँगा। आप में से बहुत लोग पूछ रहे कौन सी किताब पढ़नी है। कोई किताब नहीं पढ़नी। अगर ये उत्सुकता है कि कौन सी किताब पढ़नी है, कोई किताब नहीं पढ़नी। ये 4 शब्द याद रखना। मार्केट में घटिया बुक्स और घटिया कंपाइलेशंस की कोई कमी नहीं, इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार में आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। पढ़ोगे तो अपनी जिम्मेदारी, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, तो सब एक से बढ़कर एक है, जाओ खरीद लो। लेकिन अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो करो जो मैं करा रहा हूँ, वो पढ़ो जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो पढ़ो जो मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको करंट भी पढ़ने के लिए बोलूँगा, तो वो पढ़ो जो मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, नॉट कि कुछ भी अपनी मर्जी से पढ़ लें। और क्योंकि मैं क्रमवार पढ़ाऊँगा तो मैं 0 से लेके पढ़ाऊँगा। चैट में मुझे ये भी दिखा था कि कुछ बच्चे 11th के हैं, 12th के हैं, तो मुझे पता है कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी बस ऐसे ही मैं नहीं पढ़ाना शुरू कर सकता, तो आई विल बी टेकिंग केयर। तीसरा, पूर्णता का प्रयास। कहने का मतलब कि मैं 0 से शुरू करके एग्ज़ाम के एंगल से इस एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। हमेशा सफल नहीं होगा। 10% ऑफ द टाइम, 5% ऑफ द टाइम चूक भी जाऊँगा। किसी टॉपिक में कोई एक डायमेंशन छूट गया, यूपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। यूपीएससी ने तो डिटेल में बताया नहीं है कि चंद्रयान में क्या क्या पढ़ा, लेकिन आप अपना डॉक्यूमेंट लगा करके वो पढ़ने की कोशिश करते हो जो लगता है कि रेलिवेंट है, तो वो प्रयास रहेगा। और ये प्रयास 95% ऑफ द टाइम या कई साल तो 100% एकदम फिट लगा है, पीटी में भी और मेन में। एक्यूरेट एंड फैक्चुअली करेक्ट मैं हमेशा प्राइमरी सोर्स से देख कर आऊँगा, ताकि ये विकिपीडिया, ये इधर उधर के फालतू के कंपाइलेशन, अच्छा आपको पता है मैं उनके एफर्ट को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि ये कंपाइलेशन होने से आगे तो यहाँ पर गलत भी है। और उसके बाद साइंस को जब तक कि हम कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके दैट इज आवर अप्रोच। अब क्या है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है।
लिंक करके आगे की क्लास में चलता हूँ। तो एक भी क्लास मिस मत करना, एक भी क्लास मिस मत करना, वो कड़ी टूट जाएगी आप। तो दूसरा है अटेंड द क्लास, और क्लास अटेंड करते समय आप क्लास नोट्स बनाएंगे। मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन अगर किसी भी दिन की क्लास के बाद अगर आप 10 पेज लिख कर नहीं गए तो आप काम नहीं कर रहे थे। ध्यान से सुन लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, डिक्टेट नहीं करूंगा, लेकिन हर रोज की क्लास खत्म होते होते कम से कम, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहे हैं किसी ऐप पर आपका वीडियो 999 रुपये का है, देख लो करियर बर्बाद करने के लिए, वो 2018 के वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो डोंट इवन पे अटेंशन, और है तो है। तो सुनो मेरी बात, मैं कह रहा था मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप 10 पेज हर रोज़ की क्लास के बाद लिख करके जाओगे, ठीक है ना। हर रोज़ लिख करके ही जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो क्लास नोट्स मेरे लिखवाए बगैर आप लिख सकते हो कि नहीं, दैट इज द थिंग, ठीक है। दूसरा, उसके बाद रिवाइज द क्लास नोट्स, और इसको रिवाइज करके रीड पीडीएफ पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस। मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जब एक बार हमारा टॉपिक शुरू हो जाए ना, तो मेंस के कुछ क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ में ही रहेगा, ठीक है। और चूंकि मैं कोई टेस्ट सीरीज तो चला नहीं रहा हूँ, तो फिल अप द ब्लैंक्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस टाइप का देंगे, वो नहीं, जो जिससे भी आपकी मेमोरी टेस्ट हो और जो मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहने जा रहा कि हर पीडीएफ में जो है 50 क्वेश्चन दूंगा और बाद में मैं 5 भी ना दूँ, लेकिन क्वेश्चन होंगे फिल अप द ब्लैंक्स टाइप के होंगे, है ना। फिर कुछ एमसीक्यू भी होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्यों होंगे? सो दैट कि जो पढ़ रहे हो वो तुम याद कर पा रहे हो कि नहीं, जो पढ़ रहे हो वो याद कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये होगी आपकी स्ट्रेटजी। आप लोग मेरे साथ बने रहें अगले 5 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद पांडे सर की क्लास में आप लोग जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई हमेशा के लिए, देन नथिंग एल्स, ओके। चलो, किसी ने लिखा मार डालेंगे आज। अगर मेरे इंटेंशन पे कह रहे हो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यूपीएससी को क्रैक करवा दूंगा, यूपीएससी को क्रैक करवा दूंगा अगर मेरे कहे हिसाब से काम कर लोगे तो, राइट। सो जस्ट बने रहो। तो आवर अप्रोच हो गया है ना, हाउ टू स्टडी हो गई, राइट। बस अब तीसरी चीज है रिसोर्सेज। इस व्यक्ति को 50 में बेचने की वस्तु को 1600 रुपये बेचने पर मुझे लाभ पीडीएफ, क्लास नोट्स, एंड करंट अपडेट्स। 3 चीजें, पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, करंट अपडेट्स चाहिए। करंट अपडेट में अब सबसे पहले पूछोगे कौन सा न्यूज़पेपर, मत करो, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोग हिंदी के हो और हिंदी में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं आता जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जस्टिस करता है। तो हिंदू में चीज़ें इतनी बिखरी होती हैं कि वो भी नहीं होगा। हम एक अभी टेलीग्राम चैनल इस्टेब्लिश किए हैं और वीकली बेसिस पर, ठीक है, वीकली बेसिस पर उसमें 5-6 पेज का एक अपडेट समरी डाल देंगे कि भाई इस वीक ये मेजर चीज़ें थी, मेजर चीज़ें जिसमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वो हम
आप लोगों के साथ अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लेंगे। पहले एक वीक की क्लास हो जाए, फिर हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के वीकली अपडेट्स ले लीजिएगा। ये वीकली अपडेट कम से कम प्रीलिम 2024 तक जारी रहेगा, उसके बाद भी जारी रहेगा, लेकिन कम से कम प्रीलिम 2024 तक के लिए आप अपडेटेड रहेंगे। उसके बाद मेरी कितनी व्यस्तताएँ रहती हैं वगैरह वगैरह, तो उस पर ये निर्भर करेगा, तो मैं बहुत लंबा कमिटमेंट नहीं करूँगा। प्रीलिम 2024 तक ये रहेगा, सो दैट कि आप इस अपडेट्स को अवेल कर सकें। करेक्ट? तो ये हैं आपके सोर्सेस। अब मैं आप लोगों को प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना परिचय आज के लिए काफ़ी है। आई एम सॉरी कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर